नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट दीपशिखा लीगल अवेयरनेस के एक और वीडियो में आपका स्वागत करती हूँ। आज की इस वीडियो में मैं बात करूँगी, अगर आप भी मल्टीपल लोन ट्रैप में फंस गए हैं और लोन की ईएमआई नहीं भर पा रहे हैं, तो लोन की ईएमआई डिफ़ॉल्ट होने पर बैंक एनबीएफसी कानूनी कार्रवाई कब करना शुरू करती है या फिर लीगल नोटिस का रिप्लाई कब करना बहुत ज़रूरी है। रिकवरी एजेंट अगर हरास करें तो उन्हें हरासमेंट करने से किस प्रकार हम रोक सकते हैं। अगर बैंक एनबीएफसी फेक केसेस करके आपको डरा रही है, फर्जी केसेस से अपने आप का बचाव कैसे करें, यानी कि 316 318 में जो केसेस करते हैं उससे आप अपना बचाव कैसे कर सकते हैं। अगर ईसीएस, नैक या फिर ऑटो डेबिट लगा हुआ है लोन में, तो किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, और ईसीएस बाउंस का केस अगर हो गया है तो उसमें भी आप अपना बचाव किस प्रकार कर सकते हैं और क्या क्या करना चाहिए अगर कोई केस हो गया है तो, और अगर सेटलमेंट करना चाहते हैं तो कब, कैसे और कम से कम अमाउंट में किस प्रकार कर सकते हैं। तो चलिए, वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें, ताकि जो भी लेटेस्ट अपडेट्स लोन से जुड़े आपको मिलते रहें। या कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर व्हाट्सएप करके भी पूछ सकते हैं। अब जैसे कि जब हम बात करते हैं ईएमआई डिफ़ॉल्ट की, तो सबसे पहली बात आती है कि आपका जो लोन है वो अनसिक्योर्ड है या सिक्योर लोन है। अब अनसिक्योर लोन का मतलब होता है जहां आपने कोई भी एसेट, कोई भी प्रॉपर्टी मॉर्गेज नहीं करी हुई है, कोई भी सिक्योरिटी में कोलेटरली कुछ दिया हुआ नहीं है। वहीं सिक्योर लोन की बात करते हैं तो उसमें कोलेटरली अगर हमने कोई प्रॉपर्टी मॉर्गेज कराई है या कोई गोल्ड लोन लिया है जहाँ पे गोल्ड मॉर्गेज है, तो ये तो बात हो गई अनसिक्योर और सिक्योर लोन में। बट सबसे ज़्यादा जो कंसर्न आता है वो आता है अनसिक्योर लोन में, क्योंकि जब आप पर्सनल लोन लेते हैं, बहुत हाई इंटरेस्ट रेट पे लोन लेते हैं, और वहाँ पे कोलेटरली क्योंकि आपने कोई भी प्रॉपर्टी मॉर्गेज नहीं करी होती है, ना ही कोई एसेट गिरवी रखा हुआ होता है, तो ऐसे में जब आप पर्सनल लोन या फिर कोई भी बिजनेस लोन या कोई भी एजुकेशन लोन आप डिफ़ॉल्ट कर जाते हैं, तो प्रॉब्लम शुरू होती है कि अगर डिफ़ॉल्ट कर गए हैं तो बैंक ऐसे में क्या क्या कार्रवाई शुरू करती है। बैंक एनबीएफसी कब लीगल कार्रवाई करना शुरू करती है। अब आपने जब लोन लिया तो ऐसा तो है नहीं कि लोन लेना कोई क्राइम होता है या फिर लोन की ईएमआई डिफ़ॉल्ट करना कोई अपराध की श्रेणी में आता है, क्योंकि ये एक सिविल मैटर है। और जब आपकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी होती है, उस टाइम पे आप लोन लेते हैं, तभी बैंक आपको भी लोन प्रोवाइड करता है और बहुत ऑफ़र करता है कि नहीं आप लोन ले लीजिए। कहीं क्रेडिट कार्ड आपको ऑफ़र करता है, तो फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी होती है तभी तो वो आपको ऑफ़र करता है। फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी ना हो, आपका सिविल अच्छा ना हो, तो कोई भी बैंक आपको लोन नहीं देगा। वो तभी देता है जब आपका सिविल अच्छा होता है या आपके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस अच्छी होती है, इसी के बेस पे वो आपको ऑफ़र करता है। और आप जब लोन ले लेते हैं उस टाइम पे तो फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी होती है, लेकिन जब आपकी फाइनेंशियल कंडीशन फ्यूचर में कभी ख़राब हो जाती है, तब आप ईएमआई डिफ़ॉल्ट करते हैं। चाहे वो किसी मेडिकल इमरजेंसी के चलते डिफ़ॉल्ट करते हैं, या फिर कोई भी सडन एक्सपेंस आ जाता है, या कोई भी आपके फैमिली में कोई मिसहैपनिंग हो जाती है। कई बार आपकी जॉब भी छूट जाती है, बिजनेस में लॉस हो जाता है। बहुत से लोग बिजनेस लोन लेते हैं, उनका बिजनेस बहुत अच्छा रन कर रहा होता है, लेकिन एक टाइम पे आके बिजनेस में लॉस हो जाता है, और ऐसे में डिफ़ॉल्ट करने के अलावा उसके पास कोई और ऑप्शन ही नहीं बचता है। यहाँ पे बहुत से लोग एक गलती करते हैं कि जब भी ऐसी सिचुएशन आती है तो वो सोचते हैं कि हम एक और लोन लेकर के उसका लोन भर देते हैं, और इस तरीके से वो एक लोन को भरने के लिए दूसरा लोन लेते हैं, फिर दूसरे लोन को भरने के लिए तीसरा, और इसी तरीके से वो मल्टीपल लोन ट्रैप में फंस जाते हैं। और कई कई केसेस में मैंने देखा है कि लोग क्रेडिट कार्ड से अपना लोन जो भी डिफ़ॉल्ट होता है उसको पे करते हैं। मैं सबसे ज़्यादा यही देखती हूँ कि आप क्रेडिट कार्ड से अपने लोन की ईएमआई भरते हैं या लोन का ड्यूज़ क्लियर करते हैं। आपको पता है जो क्रेडिट कार्ड डिफ़ॉल्ट करते हैं जब आप, या क्रेडिट कार्ड फ्यूचर में डिफ़ॉल्ट होता है, तो वो कितना हाई इंटरेस्ट रेट पे आपसे चार्ज करते हैं, इंटरेस्ट पेनल्टी लगाते हैं। अगर आप कोई पर्सनल लोन को कंपेयर करो या फिर एक क्रेडिट कार्ड को कंपेयर करो, दोनों में आपका क्रेडिट कार्ड का जो ड्यूज़ होता है, इंटरेस्ट पेनल्टीज होता है, वो कंपाउंडिंग में बढ़ता है।
एज़ कम्पेयर टू पर्सनल लोन। तो कभी भी मैं यही कहूँगी कि इस तरह की गलती अगर आप कर रहे हैं, मल्टीपल लोन ट्रैप में फंस रहे हैं या क्रेडिट कार्ड से अपने ड्यूज क्लियर कर रहे हैं, तो ऐसी गलती बिल्कुल भी ना करें। कई बार रिकवरी एजेंट के प्रेशर में आकर के भी बहुत से लोग ऐसी गलती करते हैं। क्या आप में से किसी के साथ ऐसा हुआ है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि सभी लोगों को अवेयरनेस हो कि रिकवरी एजेंट के प्रेशर में आकर के आप क्या गलती कर रहे हैं। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपके चाहे 1 लोन हो, चाहे 2 लोन हो, चाहे 10-15 लोन हो, लोन डिफ़ॉल्ट करना कोई अपराध नहीं है। आज के टाइम पे बहुत सारे लोग मल्टीपल लोन ट्रैप में फंसे हुए हैं, क्योंकि जो लोन है वो इतना इजीली अवेलेबल हो गया है, जिसके चलते उनको ये पता नहीं होता कि ये जो ट्रैप है ये उनको फंसाने के लिए है। बट अगर फिर भी अगर आप EMI डिफ़ॉल्ट कर गए हैं, तो ऐसे में भी आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अब बात आती है कि बैंक NBFC कब लीगल कार्रवाई करना शुरू करती है, यानी कि कानूनी कार्रवाई कब से करना शुरू करती है। जब आपका लोन की जो EMI होता है वो पहली EMI डिफ़ॉल्ट होती है, उसके बाद आपके पास रिकवरी कॉल्स आनी शुरू हो जाती हैं। चाहे वो 50-50, 100-100 कॉल्स हो दिन भर में, वो रिकवरी के लिए आपको कॉल कर सकते हैं। रिकवरी एजेंट आपके घर पे विजिट करने के लिए भेज सकते हैं। रिकवरी एजेंट आपको हैरास परेशान भी कर सकते हैं। बट उस टाइम पे भी आपका जो लीगल कार्रवाई है वो इनिशिएट नहीं होती है। उस टाइम आपको नॉर्मल जो आउटस्टैंडिंग ड्यूज है उसके रिगार्डिंग लीगल नोटिस आ जाएगा। आपका जो भी डिमांड नोटिस है, रिकॉल नोटिस है, वो आ जाएगा आपके पास। अब ऐसे में आपको क्या करना चाहिए? अगर आपके पास इनिशियली जब तक आपका लोन अकाउंट NPA नहीं होता है, आपके पास कोई रिकॉल नोटिस आता है, डिमांड नोटिस आता है या आउटस्टैंडिंग ड्यू के रिगार्डिंग नोटिस आता है, तो आपको बैंक को टाइमली रिप्लाई करना चाहिए। आपको बैंक को इंटीमेट करना चाहिए अपनी फाइनेंशियल कंडीशन। चाहे वो आप खुद से करना चाहें, खुद से ईमेल के ज़रिए कर सकते हैं। बट अगर आप चाहते हैं कि लीगल तरीके से आपको करना है, तो आप किसी भी एडवोकेट के थ्रू प्रायर लीगल नोटिस भेज के भी आप इंटीमेट कर सकते हैं। ऐसा करने के लिए मैं आपसे नहीं कह रही हूँ, ये कहीं ना कहीं RBI की गाइडलाइंस है कि अगर आप EMI डिफ़ॉल्ट करने वाले हैं या आपको लग रहा है कि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन ख़राब होने वाली है, तो आपको बैंक को प्रायरली इंटीमेट करना चाहिए। अपनी जो फाइनेंशियल कंडीशन है उसके बारे में उनको बताना चाहिए, ताकि जो बैंक NBFC है वो आपको एज अ विलफुल डिफ़ॉल्टर ना समझे और विलफुल डिफ़ॉल्टर ना घोषित कर दे। अब बात आती है कि बैंक NBFC लीगल कार्रवाई करना कब शुरू करता है। जब आपका लोन का जो EMI डिफ़ॉल्ट होता है, पहले डे से आपका 92 डेज हो जाते हैं और आपका जो लोन अकाउंट है वो NPA हो जाता है, तभी वो लीगल कार्रवाई करना शुरू करता है। उससे पहले बैंक NBFC लीगल कार्रवाई नहीं कर सकता। NPA आपका लोन अकाउंट हो जाता है, उसके बाद ही लीगल कार्रवाई शुरू होती है। तब तक वही रिकवरी कॉल्स, रिकवरी एजेंट्स और जो भी एजेंट्स हैं वो आकर के आपको डराते धमकाते भी हैं कि आपके अगेंस्ट में हम लीगल कार्रवाई करेंगे, बोलते भी हैं। वो ये भी कहते हैं कि आपके अगेंस्ट हम केस दर्ज करा देंगे, आपके अगेंस्ट में FIR करा देंगे, और कभी कभी तो पुलिस ही बन जाते हैं खुद, कि एडवोकेट बन जाएंगे कि भाई आपके अगेंस्ट में केस दर्ज हो गया है, आपके अगेंस्ट में FIR दर्ज हो गई है। इस तरीके से आपको डराते धमकाते हैं, आपके साथ कभी कभार तो गाली गलौज तक कर देते हैं। अब इसके लिए भी मैंने आपको बताया कि रिकवरी एजेंट अगर आपको हरास परेशान करते हैं तो आप उनसे अपने आप को कैसे बचा सकते हैं। उसके लिए आपको सबसे पहले बैंक को कंप्लेन करनी है। जो भी कोई रिकवरी एजेंट हरास परेशान कर रहा है, चाहे वो आपको अननेसेसरी कॉल्स कर रहा है, अननेसेसरी हरासमेंट कर रहा है, डरा रहा है, धमका रहा है, आपके जो कॉल लिस्ट है उस पर कॉल करके, आपके रिलेटिव्स, आपके फ्रेंड्स, उनको कॉल करके आपको धमका रहे हैं, तो आप सबसे पहले बैंक को कंप्लेन करें। और अगर बैंक इस पे कार्रवाई नहीं करती है तो उसके बाद आप RBI को कंप्लेन करें, या फिर आप लीगल हरासमेंट नोटिस दे करके भी इनको लीगली बाउंड कर सकते हैं। अगर कोई भी लीगल हरासमेंट नोटिस के बाद आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी दिक्कत आती है, तो जो बैंक NBFC है वो लीगली बाउंड हो जाती है, और किसी भी तरीके से अगर वो गलत तरीके से रिकवरी करने की कोशिश करती है तो आप उसके अगेंस्ट में लीगल एक्शन ले सकते हैं। अब बात आती है कि बैंक NPA अगर आपका लोन अकाउंट हो जाता है तो लीगल कार्रवाई क्या क्या कर सकती है। एज पर योर लोन एग्रीमेंट, जो भी आपका एग्रीमेंट है उसमें क्लॉज
और टर्म्स एंड कंडीशन होती है जिसके तहत वो लीगल एक्शन लेती है, चाहे वो सिविल रिकवरी सूट फाइल करे, आर्बिट्रेशन करे, या फिर ईसीएस नैक ऑटो डेबिट लगा है तो ऐसे में ईसीएस बाउंस का केस करे। तो जब ईसीएस बाउंस का केस करते हैं सेक्शन 25 पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट के तहत होता है, तो ऐसे में आप अपना बचाव कैसे कर सकते हैं? क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे आप अपना बचाव कर सकते हैं? तो सेक्शन 25 का जब भी आपके पास लीगल नोटिस आए उसको सबसे पहले रिप्लाई करें, रिवर्ट करें। वहीं अगर आपके पास सेक्शन 25 का लीगल नोटिस आता है तो खुद से रिप्लाई करने की बिल्कुल भी गलती ना करें, बिकॉज जो सेक्शन 25 का लीगल नोटिस आता है वो फर्स्ट स्टेज होता है, प्रोसीजर होता है जो कोर्ट केस करने का सेक्शन 25 ईसीएस बाउंस में। तो इसलिए जब भी कभी लीगल नोटिस सेक्शन 25 में आता है तो आप उसका रिप्लाई किसी भी एडवोकेट के माध्यम से या किसी भी लीगल एक्सपर्ट के माध्यम से ही करें। अब ईसीएस बाउंस का केस हो गया है, आपके पास ईसीएस बाउंस केस के बाद कोर्ट से प्री कॉग्निजेंस का नोटिस आता है, तो बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि प्री कॉग्निजेंस के नोटिस को इग्नोर कर देते हैं। जो प्री कॉग्निजेंस का नोटिस इसीलिए आता है कि आप अपना पक्ष रख सकें। अभी केस रजिस्टर्ड नहीं हुआ है, ये भी इनिशियल स्टेज है, अभी कंप्लेन गई है कोर्ट में, बट इसके बाद आपका जो केस है वो रजिस्टर्ड हो जाएगा। तो प्री कॉग्निजेंस स्टेज पर ही आप अपने केस को ख़त्म करा सकते हैं, क्योंकि जो कंप्लेन आई है सबसे पहले जब आपके पास प्री कॉग्निजेंस का नोटिस आता है उसके साथ में आपकी कंप्लेन की कॉपी होनी चाहिए। अगर आपको कंप्लेन की कॉपी नहीं रिसीव हुई है तो आप सबसे पहले कंप्लेन की कॉपी मांगे और उस कंप्लेन के आधार पे आप अपना जो भी रिप्लाई है, जो भी अपना बचाव है उसको करते हुए कोर्ट में अपना रिप्लाई दर्ज करें और अपना जो केस है उसी स्टेज पे भी ख़त्म कर सकते हैं। अब ईसीएस बाउंस में जो केस होता है वो जनरली एक ईएमआई के लिए एक केस हो सकता है, बट ये जो बैंक एनबीएफसी है वो गैर कानूनी तरीके से, फर्जी तरीके से एक नहीं 2 से 3 ईएमआई का जो केस है वो एक साथ कर देती है। अगर आपको पता लगता है कि इस तरीके से बैंक ने कंप्लेन करी है तो आप इसको इनिशियली ही खारिज करा सकते हैं, क्योंकि जो सेक्शन 25 पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट के तहत में ईसीएस बाउंस का केस होता है वो एक ईएमआई पे एक केस हो सकता है। और अगर केस हो जाता है, आप प्री कॉग्निजेंस नोटिस का भी आंसर नहीं कर पाते हैं और आपके अगेंस्ट में सम्मन इशू हो जाता है, तो उस सम्मन को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करें। उस सम्मन पे अपीयर हो और आप अपना पक्ष रखें, अपना रिप्लाई करें और अपने केस को कंटेस्ट करें। ये आपका कंपाउंडेबल होता है। आप किसी भी स्टेज पर अपने केस को कंपाउंड करके यानी कि सेटलमेंट करके भी ख़त्म कर सकते हैं। अब सेटलमेंट कब करना है, कैसे करना है और कम से कम अमाउंट में आप कैसे कर सकते हैं, इसके लिए मैंने वीडियो बनाई है, आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। आज का वीडियो यहीं तक। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।